जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र भारतीय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जेएस ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, यह वीडियो यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विज्ञान विषय का पार्ट 3 है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी हो। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पाठ। जैसा कि आपको पता है, हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को लेकर चल रहे थे, जिसमें हम 4 अभिक्रियाएं पढ़ चुके थे। तो आज 5वीं पढ़ना है और 5वीं हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का निकलना तथा ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ही उपचयन कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का निकलना या ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ही उपचयन कहलाता है। उपचयन कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का निकलना या ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ही क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, HI से H2+I2, अर्थात यहाँ पर 2 लगा दे बैलेंस करने के लिए। तो आप देख रहे हैं इस तरफ क्या था, यानी अभिकारक पदार्थ में क्या था? हाइड्रोजन आयोडाइड। और वो जब प्रोडक्ट बना उत्पाद बना तो क्या होगा? हाइड्रोजन और आयोडीन में विभक्त हो गया। अर्थात जो हाइड्रोजन परमाणु था वो आयोडीन से क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आयोडीन का ऑक्सीकरण हुआ। अर्थात जिस पदार्थ या तत्व से हाइड्रोजन परमाणु बाहर जाएगा उस पदार्थ या तत्व का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। आइए एक दूसरा देख लेते हैं। जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये इधर बनाएगा सोडियम Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पे 4। चूँकि यहाँ पर 2 दूना 4 सोडियम और इधर भी कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन। हमारा 2 इधर था, 2 इधर था। तो आपकी परिभाषा कह रही है कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का निकलना या ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ही क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। अर्थात आपने इधर देखा ये सोडियम था और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब ये प्रोडक्ट रूप में आए तो क्या हो गया? दोनों एक साथ हो गए, अर्थात सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं किसका
सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण? सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ। अर्थात आप कह सकते हैं किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन परमाणु जुड़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब ये तो था आपका उपचयन, इसी को हम ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का निकलना या ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ही उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। तो नेक्स्ट आपका जो है अपचयन। तो आप कह सकते हैं किसी पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु का निकलना या हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना ही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा था, जब हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था और ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो उपचयन हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब ऑक्सीजन बाहर जाएगा और हाइड्रोजन अंदर आएगा अर्थात जुड़ेगा तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। अब यहाँ पर होगा क्या, ये कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है, ये बन जाएगा Cu प्लस H2O। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या था, कॉपर और ऑक्सीजन अर्थात कॉपर ऑक्साइड था, और जब ये प्रोडक्ट में गया अर्थात उत्पाद बना तो क्या हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन क्या होगा, विस्थापित हो गया अर्थात अलग हो गया। तो आपकी परिभाषा यही कह रही थी कि इसी पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु का निकलना अर्थात ये ऑक्सीजन परमाणु क्या हो गया, निकल गया। ये कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन अभिक्रिया। एक और देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और सल्फर क्रिया करके H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। अर्थात आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फर क्या थे, दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब ये उत्पाद रूप में गए तो क्या हो गया, हाइड्रोजन और सल्फर दोनों एक साथ हो गए और अर्थात ये क्या हो गया, सल्फर और हाइड्रोजन क्या हुआ, सल्फर के साथ जुड़ गया। जैसे आप परिभाषा कह रहे किसी पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु का निकलना या हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना अर्थात ये हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गया, जुड़ गया, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। तो ये आपका नंबर 1 और ये नंबर 2 एग्जाम्पल। ये आपका क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर कॉपर है, ये जल, यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन और सल्फर, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपको एक कीवर्ड क्या याद रखना है, नोट पॉइंट क्या याद रखना है कि ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि उपचयन अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, लेकिन जो अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, घटती है। चलिए अभिक्रिया कुछ अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जैसे पढ़ते हैं नंबर 1 अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एवं उत्क्रमणीय अभिक्रिया एवं उत्क्रमणीय अभिक्रिया।
तो आइए देखते हैं अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। तो आप कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तथा जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। तो आप कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। तो आप कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे में आप देख सकते हैं NaCl प्लस AgNO3, अर्थात ये क्या बनेगा, हमको इससे पहले इस उदाहरण को चर्चा कर चुके हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में। आप क्या देख रहे हैं, ये सोडियम और ये सिल्वर, ये सोडियम अधिक क्रियाशील होने के कारण इस सिल्वर को विस्थापित करके NO3 के साथ क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बनाएगा और ये इसके साथ क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। तो अर्थात ये बनेगा क्या, NaNO3 प्लस AgCl। आप देख रहे हैं कि NaCl और ये NaCl आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड, और ये सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका क्या है, सोडियम नाइट्रेट, और ये सिल्वर क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड और AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट जब ये बना उत्पाद के रूप में तो क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन गया। तो ये क्या है, आप परिभाषा कह रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, अर्थात इससे क्या होगा, इस अभिकारक पदार्थ से ये जो उत्पाद बना है इस उत्पाद पदार्थ को पुनः इस रूप में लाया नहीं जा सकता है। अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है ये किस रूप में हो गया, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड के रूप में, जिसे हम पुनः सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो आप कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जो सामान्यतः
दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। यहाँ पर क्या था, एक ही दिशा में, और यहाँ पर दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही हैं। अर्थात उदाहरण आप जैसे देख सकते हैं, NH4Cl से NH3 व HCl का बनना। जैसे NH4Cl नौसादर है, इसको यदि हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, तो इससे जब गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक गैस या HCl गैस। लेकिन पुनः जब इसे ठंडा करेंगे तो ये बन जाएगा किस रूप में, NH4Cl फिर से प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आप देख रहे हैं ये दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो आप कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें आपको नोट पॉइंट क्या याद रखना है कि जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं। दूसरा नंबर, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया को चिन्ह से दर्शाते हैं। नेक्स्ट आपकी है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है मित्रों? तो आप कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों एक ही साथ संपन्न होते हैं या दोनों एक साथ पूर्ण होते हैं, क्या कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं या अभिक्रिया जिनमें अपचयन व उपचयन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अपचयन व उपचयन दोनों एक साथ
संपन्न होती हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में यदि आप देखना चाहें तो आप कह सकते हैं जिंक ऑक्साइड और कार्बन से जिंक प्लस CO यानी कि मोनोकार्बन का बनना, या फिर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आपकी परिभाषा क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दोनों अर्थात अपचयन और उपचयन एक साथ संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। तो आपको पता है, इसके पहले आप अपचयन उपचयन को देख चुके हैं कि आपने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन परमाणु का निकलना या ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, दोनों चीजें पढ़े थे। जब ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकल रहा था तो अपचयन, और जब ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहा था तो उपचयन। तो ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना क्या कहलाता था? अपचयन, जबकि ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना क्या होगा? उपचयन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है जिंक का तो अपचयन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन। क्योंकि जिंक से ऑक्सीजन तो बाहर निकल रहा है, लेकिन कार्बन के साथ क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः जिंक ऑक्साइड से जिंक का अपचयन, या आप कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी व CO कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन का उपचयन अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक का क्या हुआ? अपचयन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो गई इसमें? कमी। और जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन का क्या हुआ? उपचयन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गई? कार्बन की वृद्धि। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है दोस्तों? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अपचयन व उपचयन दोनों एक साथ संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। अर्थात आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि। इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपकी है ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी क्या होती है? तो आप कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं, और जिनके संपन्न होने में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। तो आप लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में ऊष्मा
मुक्त होती है, मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी व जिनके संपन्न होने में ऊष्मा अवशोषित अर्थात खर्च होती है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए इनके एक एक उदाहरण देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी क्या है और ऊष्मा शोषी क्या है। जैसे आप कह सकते हैं नंबर 1, ग्रेफाइट का ऑक्सीजन में जलना ऑक्सीजन में ग्रेफाइट के ऑक्सीजन में जलने से CO2 का बनना व 94 किलो कैलोरी ऊष्मा का मुक्त होना। अर्थात ग्रेफाइट आपका क्या है, कार्बन का एक अपर रूप। तो आप कह सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन अर्थात ग्रेफाइट ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में 94 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी। तो ये जब ऊष्मा मुक्त हो रही तो कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। इसी तरह दूसरा, जब नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैसों की अभिक्रिया से, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैसों की अभिक्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड अर्थात NO के बनने में 42 किलो कैलोरी ऊष्मा खर्च होती है। अर्थात N2 प्लस ऑक्सीजन जब मिलके
NO अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात यहाँ पर हम 2 लगा दें, अभिक्रिया क्या होगी हमारी संतुलित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर सोडियम नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी क्या होगा नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, और ये आपका क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा और पीछे से लिख दें, N2 प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या होगा 42 किलो कैलोरी। 42 किलो कैलोरी क्या होगी ऊष्मा अवशोषित हो रही है, क्योंकि अभिक्रिया के पहले ये है अभिकारक पदार्थ की ओर, इसलिए अवशोषित हो रही है, और इधर क्या हो रहा था अभिक्रिया के बाद उत्पाद की ओर, इसलिए क्या हो रही थी मुक्त हो रही है। तो आई होप आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी समझ में आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।